नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने को लेकर जारी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। 2012 में नगर निगम चुनाव में पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था और इसे 3 निगमों दक्षिण निगम, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांटा गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने पर वार्डों की संख्या 272 से घटाकर करीब 250 हो जाएगी। हालांकि इस व्यवस्था में तकनीकी पेंच फंस सकता है, क्योंकि अभी की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था का बड़ा पेंच है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 3 निगमों में बांटने का प्रयोग अब तक असफल रहा है। निगमों के अलग करने से कामकाज में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। लोकसभा सदस्यों को बांटे गए 3 नगर निगम विधेयक में ये भी कहा गया कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सृजन क्षमता के मामले में असमान था। विधेयक में प्रस्ताव है कि विलय की गई निकाय में पार्षदों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली के 3 नगर निगमों के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी थी। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल का भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी एमसीडी के चुनाव समय पर कराए और जीत कर दिखाए। केजरीवाल ने कहा कि अगर हम हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज ये कल उन्होंने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहीदी दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को आज फांसी पर लटकाया गया था। तीनों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। देश आजाद हुआ, एक संविधान बना, संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई। जनता अपनी सरकार चुने और वो सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। लेकिन अब इस पर बीजेपी जो है वो इसमें पेंच फंसाती नजर आ रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ये सीधे तौर पर चुनौती दी कि अगर आपको हार का डर नहीं तो आप समय पर चुनाव कराएं और जीत कर दिखा दें। अगर बीजेपी जीती तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो राजनीति छोड़ देंगे। तो दिल्ली नगर निगम एकीकरण का बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से जो पेच फंसता है उसको क्लियर किया जाएगा। बहरहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और इसी के साथ राहुल आनंद जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी पवन शर्मा जी, जिस तरीके से आज लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, तो विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। किस तरीके से अब राज्यसभा में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब ये पूरा बिल पेश होने जा रहा है आज, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को थोड़ी जानकारी बता दूं कि अप्रैल के महीने में दिल्ली में निगम का चुनाव होना था, तय समय था। मेरी आवाज रिपीट हो रही है जी? आप अपनी बात रखिए, इस तकनीकी खामी को भी दूर किया जाएगा। जी, मैं जानकारी फिर से बता दूं दर्शकों को आपके कि अप्रैल के महीने में दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना तय था। ये पूरी दिल्ली को पता था, पूरे देश को पता था। और देखिए, इलेक्शन कमीशन 9 तारीख को 5 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था और उन्होंने सबको इन्विटेशन भेज दिया, सारे पत्रकार को। सारे पत्रकार अपने दफ्तर से निकल चुके थे उस चीज को कवर करने के लिए। और केंद्र सरकार से एक लेटर आता है इलेक्शन कमीशन के पास में, केवल अभी फरमान आता है 1 घंटे पहले मात्र कि आप इस इलेक्शन को टाल दीजिए, और वो इलेक्शन कमीशन उस लेटर के बिहाफ पे इलेक्शन को टाल देता है। हमें इसके पीछे की सारी वजह जाननी पड़ेगी। भाजपा सिर्फ ये बहाना देके उस इलेक्शन को टालना चाहती है कि हम तीनों एमसीडी को एक करना चाहते हैं।
इनको एक करने से, तीन करने से कोई मतलब नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2012 से पहले जब एमसीडी 1 थी तब भी भाजपा का शासन था, और 2012 के बाद में आज तक एमसीडी 3 है तब भी भाजपा का ही शासन एमसीडी में रहा है, और 8 साल से केंद्र में भाजपा की ही सरकार है। अगर इनको एमसीडी 3 से 1 करना होता तो भाई 8 साल से सो रहे थे क्या, 15 साल से आप सो रहे थे क्या? इनको एमसीडी 1 करने, 3 करने से मतलब नहीं है। आज जब इनको पता चला किसी तरह से कि भाई दिल्ली की जनता बीजेपी को एमसीडी से बाहर निकालने वाली है, 15 साल में जो एमसीडी का भाजपा ने जो हाल किया है उसके हार की डर की वजह से ये बौखला गए, आनंद फानन में कुछ तिकड़ लगा के चुनाव को टालने की कोशिश में है। हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा, देखिए तय समय तक चुनाव होने चाहिए, आप अगर आप में हिम्मत है तो चुनाव करा के दिखाइए, चुनाव जीत के दिखाइए। देखिए कौन हारता है कौन जीतता है तो बात की बात है, तो दिल्ली की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता का जनादेश होगा। लेकिन इस तरह से संवैधानिक संस्थाएं इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाल के छेड़छाड़ करना ये अनुचित है। अगर ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो आगे जो सरकार हारेगी वो ऐसे काम कर लेगी, तो ये जो संविधान के लिए बहुत खतरा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो आज बीजेपी हार रही है, आज कल कोई और हारेगा, आज आम आदमी पार्टी है कल बीजेपी है, आज आम आदमी पार्टी बीजेपी से मतलब नहीं है, ये देश जीतना चाहिए, देश की संस्थाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्यों ये हाल बीजेपी का, हुआ क्यों, एक बार इसको समझना पड़ेगा। पिछले 15 साल से भाजपा का निगम में शासन है, और ऐसी भाजपा की एमसीडी की ऐसी हालत हो गई है कि लोग भाजपा से परेशान हो गए हैं। आज 15 साल में इन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप दिल्ली में किसी भी कोने से घुस जाइए, आप गाजियाबाद से घुस जाइए, अलीपुर से घुस जाइए, आपको कूड़े के पहाड़ स्वागत करते हैं, बड़े बड़े अंबार स्वागत करते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम देश की राजधानी में रहते हैं और जो कूड़ापुर दिल्ली को कर दिया, दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं भाजपा से, अब उनको दिल्ली से बाहर करना चाहते हैं। और यही सारी वजह है कि इनको खाली टाइम चाहिए, इनको और कुछ चाहिए नहीं। इनको लगता है कि भाई 6-8 महीने का, साल भर का टाइम और मिल जाएगा इस बहाने, तो इनको पता है आने वाले तो है नहीं दोबारा एमसीडी में। अब 6-8 महीने ये इनको लूट खसोट का मौका और मिल जाएगा। जिस तरह से स्कूलों की जमीनों को बेच रहे हैं, पार्किंग की जमीनों को बेच रहे हैं, हॉस्पिटल की जमीनों को बेच रहे हैं, आज ये सब बेच के भागने के फिराक में है। ये 8 महीने और बेचेंगे। इनको दिल्ली के विकास से सरोकार नहीं है। दिल्ली की जनता को देखो, दिल्ली की जनता को एमसीडी 1 कर लो, 3 कर लो, उनसे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता को चाहिए कि भाई आज दिल्ली में लोग मकान बनाते हैं, बिना लेंटर माफिया को, बिना एमसीडी को चढ़ावा चढ़ाए वो लोग मकान नहीं बना सकते। उनके मकान बन जाए, बिना पैसे दिए मकान बन जाए उनके। आज उनके डिस्पेंसरी देखिए एमसीडी की कितनी गंदी हालत है, वहां पे कोई होता नहीं है भाई, उनमें डॉक्टर्स आ जाएं, मेडिसिन मिलने लग जाएं। दिल्ली के लोगों को इन विकास कार्यों से मतलब है, उनको एमसीडी की तिकड़मबाजी से मतलब नहीं है। और अगर भाजपा को अगर ये रिफॉर्म से करने थे, जो रिफॉर्म का नाम आज ये लेते हैं, तो 8 साल से केंद्र में सरकारें सो रहे थे क्या? 15 साल से इनकी निगम में सरकारें सो रहे थे क्या? आज बीजेपी हर एमसीडी जो है वो पूरे हर मोर्चे पे फेल है, और फेल की उस हार को छुपाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए ये रास्ता ढूंढ रहे हैं मात्र। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। राहुल आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद साहब, जिस तरीके से कहा गया कि बीजेपी हार के डर से चुनावों को टालना चाहती है, इसी वजह से एकीकरण बिल ये लाया जा रहा है। फिलहाल ये जो यूनिफिकेशन बिल है, इसको लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। आप इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? और दूसरी बात ये कि इतने लंबे समय से एमसीडी में काबिज है बीजेपी, अभी तक कोई सुधार हुआ नहीं है इसको। अगर जब अलग किया गया था, एमसीडी को भंग किया गया था, 3 अलग अलग हिस्से बनाए गए, तब से अब तक कोई खास सुधार नहीं देखा गया दिल्ली में। देखिए मुस्कान जी, सबसे अहम बात यह है कि जब भी कोई सुधार की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी करती है, उस समय हमारे जो विपक्ष होते हैं उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, या फिर ये हार के डर से इस प्रकार का कार्य कर रहे थे। ये उस समय ये सारे विपक्ष के लोग कहाँ थे जब भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेट में अपने परचम को लहराया? उस समय तो इन्होंने एक प्रतिक्रिया तक नहीं की। और जितने भी ये आरोप लगाते हैं, ये जो कंफ्यूजन है खास करके, और ये कंफ्यूजन हर वक्त अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जारी किया जाता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जो कंफ्यूजन एसजी के अधिकार को और राज्य सरकार के अधिकार को लेकर, दिल्ली को लेकर जो हमेशा बनी रहती है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की और उस पर अमल किया। क्योंकि जनता का विकास लड़ने से नहीं, करने से होता है। और ये जो भी आज अपनी बातों को रखते हैं या करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अहम की जो राजनीति करते हैं, वो अहम की राजनीति ही आज देन है कि आने वाले समय में आप भी अपने आपा को खोकर साफ हो जाएगी। ये इनको मैं शुभकामना भी देता हूँ कि इन्होंने
पंजाब में सरकार बनाई, लेकिन पंजाब में सरकार बनी तो ये कांग्रेस की हार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का वोट वहां ट्रांसफर हो गया। अगर आपको मौका मिला है तो आप बेहतर दिखाइए, लेकिन अगर आप स्वच्छ वातावरण में पॉजिटिविटी के साथ अगर आप राजनीति करेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान जरूर हो गया आपने देखा भी होगा। और समस्त जनता दिल्ली की जानती भी है कि किस प्रकार से दिल्ली को खास करके जो एक रणभूमि बनाया गया है कि भाजपा के द्वारा भी आरोप लग जाते हैं और आपके द्वारा भी आरोप लगते हैं। जब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा तो फिर जनता का विकास क्या होगा? जनता तो उसमें जीतती है। हम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, इसीलिए हमने किया है। और समर शेष है, नहीं पाप का भागी व्याघ्र है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। हम करते हैं तो हम नामदार नहीं, हम कामदार सरकार हैं। आपने जितने भी आरोप लगाए कि भाजपा लड़ना चाहती है, भाजपा ये करती है, मैं इन सारी चीजों को खारिज करता हूं, क्योंकि ये ओछी मानसिकता की राजनीति दर्शाती है। लेकिन एक बात बताइए आनंद साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि भाजपा जब भी विकास करना चाहती है तो आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप लगाती है कि हार से डर गए हैं, लेकिन बीजेपी कौन सी ऐसी कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई थी कि 8 साल बाद जागी? इतने लंबे समय से आपकी सरकार सत्ता में, आपको इतने समय से नहीं दिखा कि अब इसको भंग करने का जब एकीकरण किया, अब एकीकरण आप कर रहे हैं, पहले जब भंग किया गया था उसके बाद से कोई खास इसका बदलाव नहीं देखा गया, दिल्ली में कोई सुधार नहीं हुआ, तो आप समय रहते इसको करते ना। देखिए मुस्कान जी, आपकी बात सही है, लेकिन एक पुरानी कहावत है, जब जागा तब सवेरा। जब हम 2014 में सरकार में आए थे और 2019 में जब वापस तो 2014 का जो एजेंडा हमने रखा था कि 370 हटाएंगे, हमने जब 2019 में हमारी सरकार आई, हमने आते ही उसको हटाया। तो जो लंबित मामला होता है उसको तय समय के अंदर पूरी कर लेनी होती है। अभी हमारी सरकार 2024-2029 तक भी रहेगी, ये हम आशा करते हैं, लेकिन जो बदलाव की जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक ढांचा है, अगर उसको बदलने की बात होती है तो उसके लिए ड्राफ्टिंग आवश्यक। 29 तक आपकी सरकार रहेगी या नहीं आनंद साहब नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि आगे अगर सरकार नहीं रहती तो कौन आएगा, लेकिन अब अगर 24 तक है तो आपको इस समय में इतने कार्य करने चाहिए, आगे की मत सोचिए ना। जितना कार्यकाल आपको दिया कम से कम उतने कार्यकाल में तो अपना काम करिए। मैं लौटूंगी आपके पास, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी रिपीटेड कर रहा हूँ सवाल मेरा कि भाजपा चुनाव से भाग क्यों रही है? हमारा मानना ये है कि देखो, चुनाव आज कोई हारे कोई जीते फर्क नहीं पड़ता, चुनाव तय समय पे हो। देखो, लोकतंत्र में चुनाव ऐसी एक चीज है कि सरकारों को अंकुश लगाता है। अगर चुनाव प्रक्रिया में ही सरकारें दखल देने लगेंगी और अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाल के अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगेंगी, तो ये जो एग्जाम्पल सेट है ये बहुत बुरा एग्जाम्पल रहेगा इतिहास के लिए। आज बीजेपी देखो ये सब चुनाव से भाग क्यों रही है? आज पूरी दिल्ली में इनकी हालत बहुत पतली है, लोग भाजपा से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वह 15 साल इनको मौका दिया, जब निगम एक थे मुस्कान थी 2012 से पहले, तब भी ये समस्याएं थी, दिल्ली कूड़ा थी अपने, और उसके बाद में जब निगम 3 हो गए तब ये समस्याएं थी। आज भाजपा की एमसीडी की हालत ये हो गई है, अपने सफाई कर्मचारियों को ये पैसे नहीं दे पाते, जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली को साफ सफाई करने की है। ये अपने डॉक्टर्स तक को पैसे दे नहीं पाते, जिनको के डिस्पेंसरी हॉस्पिटल को मैनेज करने की जिम्मेदारी उनके पास है। ये अपने स्टाफ को किसी को पैसे दे नहीं पाते, इस वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। आवाज मेरी बहुत रिपीट हो रही है जी। चलिए ठीक है, इस तकनीकी खामी को दूर करने के बाद एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। राहुल आनंद जी वो कह रहे हैं कि आप बार बार जो चीजें आपने सुनी होंगी उनके तमाम बातें, वो ये बात कह रहे हैं कि आखिर क्यों आप भाग रहे हैं चुनावों से। आप ये इस बात का जवाब दे दें बस। ये तो विपक्ष का काम होता है इस तरह की बातें करना और आरोप लगाना। अगर आप कश्मीर की भी बात कर ले तो कश्मीर को भी हमने परिसीमन किया और उसमें कुछ सुधार कर चुनाव में जाने की तैयारी कर रखी है। तो जो कश्मीर पर मत जाइए, आपने जो किया वो किया, वो हो गया, उसकी सराहना भी हो गई, लेकिन अभी दिल्ली पर रही है, कश्मीर पर मत जाइए प्लीज। दिल्ली के मुद्दे की बात करें। मैं वही कह रहा हूँ। जो मुझे ये कहते हैं कि चुनाव के डर से वो इस प्रकार के कार्य किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो वही समस्त जनता है जिन्होंने मोदी जी को सत्ता में वापस भेजा है। ये वही समस्त जनता है जिन्होंने 5 स्टेट में से 4 स्टेट में सत्ता हाथ में देती है। ये वही महान जनता है हमारे देश की, जो जरूरत रहने पे पैर पे खड़ी होकर धूप में भी खड़ी हो जाती है एक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे। तो ये कहना
कि कुछ अगर कमियां हैं उसको अगर दुरुस्त की जा सकती है वो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर उन चीजों को छुआ है जिस चीजों से आग लगने वाली संभावनाएं व्यक्त की जाती थी, और हमने किया और उस सिस्टम को दुरुस्त किया। हम इसको भी करेंगे। और एमसीडी को जहां तक अभी हालिया में 275 के आसपास जो सीटें हैं, अगर इनको कंबाइन किया जाता है तो 250 सीटें आएंगी। अगर ये जनता का सच में विकास चाहते हैं, ये जनता का सच में भला चाहते हैं, ये जनता का सच में विकास करना चाहते हैं उस दिल्ली का, तो इनको फिर डर किस बात का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही हमसे डर गए हैं, कहीं यही तो नहीं कि ये इस बात के लिए डर गए हैं कि इनको ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार तो करेगी तो फिर जिस प्रकार से हम अपनी ओछी मानसिकता की राजनीति करते हैं उसमें हम कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी विपक्ष हैं उसको ध्वस्त करने का काम अपनी रणनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, तो ये डरने वाली पार्टी नहीं है, ना ये लड़ने वाली पार्टी है। ये शांति और अमन और क्रांति का प्रतीक ये पार्टी है। डराने वाली पार्टी इन्हीं के लोग होते हैं जो दिल्ली के अंदर दंगा करते हैं और आप कुछ नहीं कह पाती हैं। इन्हीं के समर्थक विपक्ष के लोग होते हैं जो वेस्ट बंगाल में होते हैं, वहां असहिष्णुता नजर नहीं आती है। इसलिए जो चश्मे से, जो राजनीति का जो चश्मा होता है, अगर उससे अध्ययन कर कर देखा जाए तो यही समझ में आता है कि कानून हर किसी के लिए बराबर है और कानून के दायरे में रहते हुए संवैधानिक ढांचा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है। मैं आरबी पवन जी, बहुत स्वागत है उपाध्याय साहब आपका एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब लोकसभा में आज ये बिल पेश होने जा रहा है, अगर बात करें तो लोकसभा में देखिए आम आदमी पार्टी की एक सीट थी, अरविंद केजरीवाल जब वो शुरुआत में बने, उसके बाद दिल्ली के सीएम वो बने, तो उसके बाद वो भी वहां से हट गए, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। भगवंत मान थे, उन्होंने भी अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। अब लोकसभा में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं है। इसका विरोध क्या विपक्षी पार्टियां करेंगी? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पहले अगर अलग किया गया, उसके बाद एक बार फिर से एक किया गया, तमाम खर्चे हैं, हर तरह की चीजें हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज को? देखिए मुस्कान, एक एमसीडी थी, उसे 3 भागों में बांटा गया। तो ये नहीं है कि जो जिस किसी की मर्जी आएगी वो अपनी मर्जी चलाएगा और अपनी मर्जी से करेगा। ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक संस्थाओं से चलता है और संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है। तो अगर एक के 3 पार्ट किए थे तो वो संविधान के अनुसार ही किए थे, उसे असंवैधानिक आधार किसी ने कोई इस तरह का वो नहीं कहा किया कि भी वो असंवैधानिक था। अब वो प्रयोग सफल नहीं रहा। देखेंगे कि भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। एक एमसीडी के पास पैसा है, दूसरी एमसीडी के पास पैसा नहीं है, कहीं सैलरी भी, जो एक रूपता होनी चाहिए वो एक रूपता कहीं ना कहीं नहीं दिख रही थी। और बहुत समय से ये महसूस किया जा रहा था कि भी जो डिसीजन था डिसेंट्रलाइजेशन का वो गलत रहा। तो उस पर एक कहीं ना कहीं एक गुंजाइश बनती थी कि भी फिर से पुरानी प्रक्रिया को बहाल किया जाए और उसमें सुधार किए जाए। और देखिए मुस्कान, सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे विकास निरंतर प्रक्रिया, उससे सुधार निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा कोई ना कोई गुंजाइश सुधार करने की बनी रहती है। तो उसी के तहत लोकसभा में बिल पेश किया जा रहा है, जो भी संशोधन है वो किए जा रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन होगा। मैं ऐसा मानता हूं संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही ये सारी कवायद की जा रही है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि ये देरी किसी के भी गले नहीं उतर रही। जब इलेक्शन डिक्लेयर होना चाहिए था उस समय आप एक अलग तरह का फरमान जारी कर देते हैं कि भी इस तरह की कमियां हैं। और देखिए एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल, जितना भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है उतना किसी दूसरे डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलता है। ये कवायद इलेक्शन डेट से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और जो एक ड्यू डेट थी, जो तय समय सीमा थी, उस पर इलेक्शन होना संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। अब जो लोगों को आशंकाएं हैं वो ये है कि भी क्यों डिले किया गया,
क्यों लास्ट मोमेंट पे ये सब कुछ किया गया, तो कहीं ना कहीं संशय और शंका पैदा करता है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी या दूसरा विपक्ष कहीं ना कहीं आशंका जाहिर करता है। अब सरकार का दायित्व है कि जो भी संशोधन करना है उसमें, या जो भी बदलाव करना है वो बदलाव करके और शीघ्र इलेक्शन कराए, जिससे कि जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो बन गया है, जो एक मैसेज जनता में जा रहा है कि भी इलेक्शन रोके जा सकते हैं, इलेक्शन पोस्टपोन किए जा सकते हैं, उस पर कहीं विराम लग सके। ठीक जी मुस्कान। ठीक है, चलिए पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी, देखिए, मैं इन बातों से एकदम सहमत था। चुनाव प्रक्रिया में चुनाव को टाल देना ये सबसे बड़ा खतरनाक कदम होता है। देखिए, अगर इनको एनसीडी 1 करनी थी तो 8 साल से केंद्र में सरकार थी। अब देखो इसमें होना क्या है, इन्हें सुधार कैसे होगा? सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन 15 साल गुंजाइश बहुत बड़ा समय होता है। 2012 से पहले एनसीडी 1 थी, एकदम सेंट्रलाइज एनसीडी थी, तब भी हालत ये थी, तब भी दिल्ली कूड़ा हो रही थी, तब भी सफाई कर्मचारी हड़ताल करते थे, तब भी एनसीडी के डॉक्टर हड़ताल करते थे। लेकिन 2012 के बाद केंद्र सरकार ने एनसीडी को 3 भागों में बांट दिया। ये सोच के बांटा कि भाई एक बंदा जब एनसीडी को हैंडल नहीं कर पा रहा, चला नहीं पा रहा, दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, दिल्ली पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो 3 भागों में बांट देंगे। तो 3 भाग चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, आपके इस सुधार से सभी सहमत हैं, लेकिन आखिर इस सुधार में इतनी देरी क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है, क्यों इतनी देर से ये फैसला लिया गया? मुस्कान जी, ये एक इसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया देने से पहले ये मैं अपना व्यक्तिगत राय देना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी सुधार के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। जब वो जरूरत पड़ता है तो उस समय उसका सुधार किया जा सकता है। और इतनी बात जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन चीजों को सोचा है, जिसकी सराहना भी हो रही है, ये भी एक अच्छी बात है। तो हमें ये लगता है कि हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, ताकि हम अगर दिल्ली की जनता का विकास सच में चाहते हैं तो कुछ आप झुकें, कुछ हम झुकें और झुककर उसका समाधान करें, क्योंकि सरकार आपके हाथ में है। केंद्र इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो अधिकारों को लेकर जो परसेप्शन फैला था विपक्ष में, ये सारी चीजों को दूर किया गया और अधिकारों का खंडन किया गया कि आपका अधिकार ये है, हमारा अधिकार ये है। तो अब आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, जिसके वजह से दिल्ली को जो लंदन बनाने का सपना देखा जाता है, ये तभी जाकर परिपूर्ण हो पाएगा जब सारे राजनीतिक पार्टियां एक बेंच पे आकर अपनी सहमति से अपनी अपनी तो फिर ये होता क्यों नहीं है? होता क्यों नहीं है आनंद साहब? ये कोई पहली बार तो आप ये बात कह नहीं रहे हैं। सबको पता है कि अगर तमाम राजनीतिक पार्टी एक साथ बैठकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। दिल्ली में 15 साल से एमसीडी में काबिज हैं आप। क्या आपने दिल्ली की कोई भी सरकार हो, बेशक आम आदमी पार्टी है, उससे पहले की जो सरकारें रही हो, क्या आपने उनसे बैठ के तालमेल करके दिल्ली को सुधार की व्यवस्थाएं कुछ की क्या? आज भी आप कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली में जहां भी आप जाकर देखिए, गंदगी इतनी ज्यादा फैली हुई है दिल्ली में, और बस्तियों का तो आप जिक्र ही छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने अपनी थोड़ी देर पहले की अपनी चर्चा में इसी बात को मैंने कहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए वजह नहीं होती है, समय नहीं होता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो उस चीज को करना पड़ता है। इतने लंबे समय से, चलिए ठीक है, आवश्यकता की बात आपने की। अभी मैं आ रही हूँ पवन साहब। अभी जब कुछ ही समय पहले मानसून सीजन जब चल रहा था, तब डेंगू फैला था। उस समय में झुग्गी झोपड़ियां वाले जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां होती है, वहां पर वो लोग घुटनों घुटनों तक तो सीवरेज के पानी से लदे हुए थे, और गंदगी, वहां पर गंदगी का तो अंबार लगा हुआ था। क्या आपको उस समय जरूरतें नहीं लगी क्या वहां पर उसको साफ सफाई करवाने की? देखिए, जहां तक साफ सफाई का मामला है और दिल्ली को स्वच्छ बनाने की जो बातें हैं, वो हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो रहे हैं, एमसीडी में जीत कर आए हैं, वो सारे लोगों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक किया है। लेकिन अगर जब इसको और सुधार की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय विपक्ष का रवैया शांतिपूर्वक नहीं रहता है।
मैं यही चीजों को ये तो मत करना कहिए। अगर सफाई के लिए भी अगर विपक्ष यहाँ पर अड़ंगा अड़ाएगा तो फिर ये तो विपक्ष की सबसे बड़ी गलती है। जनता क्या देख नहीं रही है क्या? आनंद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सफाई हुई नहीं है वहाँ पर। उस समय डेंगू के समय में भी वहाँ पर सिर्फ एक सरकारी, आप ये कह सकते हैं कि टीम जरूर पहुंची थी वहाँ पर फॉगिंग के लिए, लेकिन जब सफाई नहीं है वहाँ पर तो क्या मच्छर मरेंगे वहाँ पर और क्या काम होगा? पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी, मान लिया भाजपा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ताकतवर पार्टी है, मान लिया। अरे भाई, दिल्ली के छोटे चुनाव से बात क्यों रहे हो? ये छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? दिल्ली के हार के डर से बात क्यों रहे हो? उनकी हार का डर जो है बहुत बड़ा डर है। ये हुआ क्यों? पिछले 15 सालों में इनका शासन रहा है, ये दिल्ली में एक काम ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि दिल्ली की जनता इसमें लेके जा पाए और वोट मांग के आता है उनसे। ये देखिए, दिल्ली में आज से गुजराई कूड़ा मिलता है आपको, उसकी वजह क्या है? सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पाते। दिल्ली सरकार इनको पैसे देती है सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाते। दिल्ली कूड़ा रहती है, आए दिन हड़ताल करते रहते हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन गए, पिछले 15 सालों में पहाड़ बना के रख दिए, ये बहुत बड़ी वजह है। आज देखिए दिल्ली सरकार क्या करती है, मैं फंड वाली बात भी करता हूँ। दिल्ली सरकार एमसीडी एक्ट के तहत दिल्ली का रेवेन्यू का 100% अमाउंट एमसीडी को देती है, जो हर 3 महीने में इनको देना होता है, देती है दिल्ली सरकार। आज की डेट में दिल्ली सरकार को इनको एक पैसा नहीं देना, बल्कि 6,800 करोड़ रुपए, प्रेसाइज बता रहा हूँ, एमसीडी से वापस लेने हैं, तीनों एमसीडी से। ये होता क्या है, एमसीडी भ्रष्टाचार का ऐसा कुआं बन गया है जिसमें अब कितना भी पैसा डाल लो कभी कुआं भरता ही नहीं है, वो पैसा विकास कार्यों में लगता ही नहीं है। आज दिल्ली सरकार से ज्यादा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जहां से कि पैसा आता है, वो एमसीडी के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन उन रिसोर्सेज का किया क्या? उनको कभी भी इन्होंने कल्टीवेट नहीं किया। वो सारे रिसोर्सेज में इतनी लीकेजेस हैं कि इनके नेताओं के जेब भरते हैं रिसोर्सेज सारे, वो बजाय इसके कि एमसीडी का पास पैसा आए। अगर वो आप एमसीडी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लीकेजेस रोक दें तो आज एमसीडी ऐसे सरप्लस बजट में आ जाएगी कि दूसरी एमसीडी तक को फंड कर सकती है, उनके पास भरपूर पैसा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 2015 में जब दिल्ली सरकार हमने बनाई थी, लगभग 3,600 करोड़ के आसपास हमारे पास में डेफिसिट बजट था, दिल्ली सरकार नेगेटिव में चलती थी। लेकिन उसके बाद क्या किया अरविंद केजरीवाल जी ने? सारी फाइनेंशियल लीकेजेस रोक दी, भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट से रोक दिया, और देखिए 29,000 करोड़ का बजट था हमारे पास 2015 में, उसको हमने 29 से पहुंचा के 69,000 करोड़, मतलब डबल से भी ज्यादा बजट हमने कर दिया। तो ये हुआ कैसे? सिर्फ ईमानदार सोच की वजह से हो पाया। ये सोच रिफॉर्म्स आपको अपने अंदर से लाने पड़ेंगे। आप देखिए, आप अगर आपके चेहरे पर धूल लगी है, आप शीशा को साफ करते रहिए, कभी साफ नहीं होगा। आपको अपना चेहरा ही साफ करना पड़ेगा। 2017 में भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने अपने 272 कैंडिडेट्स, इनके जो पार्षद थे, उनकी टिकट ये कह के काट दी थी कि हमारे पार्षदों की छवि अच्छी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके पास कोई एक्शन नहीं हुआ। मनोज तिवारी जी का भाषण आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो कहते थे, देखिए आप हमको वोट दीजिए, हम पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे, हर कोना आपको साफ मिलेगा। देखिए आप हमको वोट दीजिए, हम केंद्र सरकार से सीधे सीधे पैसे लेके आ जाएंगे। क्या एक पैसा लेके आ पाए? एमसीडी जो है, भाजपा की एमसीडी केंद्र सरकार से 5 रुपए भी लेके नहीं आ पाई। ये इनकी हालत है। और दिल्ली का जो पैसे देने का सिस्टम बताता हूँ आपको, मैं एक लाइन ऐड कर दूं। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से एमसीडी के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है। दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए देती है टैक्स के रूप में, लेकिन वापस कितना मिलता है? लगभग 325 करोड़ रुपए, मात्र 325 करोड़ रुपए, 1.25 लाख और मात्र 325। अब दिल्ली सरकार कमा कमा के अपने पैसे सारे एमसीडी को देती रहती है, लेकिन एमसीडी भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे इन्होंने, पैसा सारा खा जाती है। इस वजह से इनकी पतली हालत है। सिर्फ इस हार के डर की वजह से दिल्ली वाले लोग समझ गए, इस हार के डर की वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं। मेरा सवाल आज अभी भी वही है कि भाई आप हारे जीते क्या फर्क पड़ता है? आप चुनाव से भाग क्यों रहे हो? आप अगर एमसीडी आपको एक करनी थी, चुनाव हो जाते, सारे पार्टी वाले लोग बैठ जाते, तय कर लेते कि भाई दिल्ली के लोगों का ये करने से भला हो जाएगा, दिल्ली का लोगों का वो करने से भला हो जाएगा, वो कर लेते, पर तय जगह चुनाव तो होते। आज अगर केंद्र सरकार है, अगर लोकसभा में भाजपा की सरकार हारने लगे, तो फिर ये अगर मान लो दलील दे दें कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने वाले हैं, आप चुनाव को टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है। लोकतंत्र में एक ही ऐसी चीज है चुनाव, जिसपे किसी का अंकुश नहीं होता, वो जनता के हाथों में होता है। लेकिन जनता से आप वो ताकत छीन लेंगे, उसमें अपना इंटरफेयर बढ़ा देंगे, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा महाराज?
हम आज भी कह रहे हैं कि तय समय चुनाव कराइए, उसके बाद जो होगा कर लीजिएगा। 15 साल आप नहीं कर पाए, अब जो भी जनता जिसके हाथों में सत्ता देगी वो जाके ठीक कर ले सिस्टम को। हमें दिल्ली सरकार चलाइए, दिल्ली सरकार इस चलाइए। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिया, 2015 में दिल्ली के लोगों को प्रचंड बहुमत दिया, 2020 में बहुमत दिया। आ रही हूँ पवन जी, उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूंगे। दोनों पार्टियों की आपने बात सुनी, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार में तो दोनों ही पार्टियां लिप्त है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो गीता रावत का हम बार बार जिक्र करते ही हैं को लेकर, और दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की तो एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार है वो भी हमें पता है। अगर अभी ताजा मुद्दा हम बताएं तो एक पार्षद है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, और एक पार्षद थी, महिला पार्षद थी, उन्होंने जो जमीन थी एमसीडी की वो बिना किसी पैसे के, बिना कोई रिफंड लिए, बिना कोई पैसा लिए फ्री में अपने पति के नाम कर दी। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। एमसीडी की जमीन जो है वो जब अपने घर में इस्तेमाल की जाएगी। और पवन जी कुछ कह रहे हैं, पवन जी। देखिए ये एग्जाम्पल आज ऐसे हैं कि आज आंख बंद करके पत्थर मारोगे ना, वो भाजपा के भ्रष्टाचार पे ही गिरेंगे जाके। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमारा पार्षद कौन अच्छा है कौन झूठा है, ये आप मत कहिए। आज उपाध्याय साहब उसमें अंतर है, अरविंद केजरीवाल जी का आपको वक्तव्य, एक लाइन कर दूं बस, ठीक है जल्दी एक लाइन कर दूं। देखिए मैं आपको ये याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य याद दिला दूं। उनका कहना ये है कि भाई अगर हमारा कोई भी नेता एक पैसा लेता हुआ पकड़ा जाए तो जितनी आम आदमी को सजा होती है उससे दुगनी सजा उसको दीजिए। आज भाजपा के पास में सारी एजेंसियां हैं, इनके पास दिल्ली पुलिस है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास सब कुछ इनके पास है। भाई अगर कुछ कर नहीं पाए, इनके पार्षदों को याद दिलाता हूँ, आदेश गुप्ता जी क्या करते हैं, इनके दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी एमसीडी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, उसमें अपना ऑफिस खोल देते हैं। उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता। इनके पार्षद आए थे पकड़े जाते हैं, क्या करते हैं, क्या हुआ, ये डर है इनका। ठीक है उपाध्याय साहब, तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं भ्रष्टाचार के दोनों ही पार्टियों के। देखिए यही एक विडंबना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है हम ईमानदार हैं, फिर गीता रावत या फिर जमीन पर कब्जा, अगर ईमानदार हैं तो ये सब कहां से पैदा हो जाता है? कथनी और करनी का फर्क है। हर लैंडर पर पैसे लिए जाते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी बिल्डिंग बनाता है उसको टॉर्चर किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो कोई भी पार्टी का पार्षद हो, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं। तो ये सब आडंबर हैं और मुस्कान, राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। करोड़ों रुपए कहां से लेके आते हैं? ये सब भ्रष्टाचार से आता है, जिसे काला धन कहते हैं। इलेक्शन में खर्च करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, और राजनीतिक सुस्ता है कहां पर? आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आना चाहती, और बात राजनीतिक सुस्ता की करते हैं, बात ईमानदारी की करते हैं, लेकिन गीता रावत पैसे लेते हुए पकड़ी जाती हैं। तो कहां से? पार्टी में डिफरेंस कहां है? हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है मैं ईमानदार हूं, और पार्टी भी डिफरेंस की बात करती है, लेकिन कामोवेश में देखता हूं कि सभी एक जैसे हैं। अब जनता के सामने मजबूरियां हैं कि जो ये खड़ा कर देते हैं उन्हीं में से चुनना है, एक बड़ा चोर, एक छोटा चोर, एक मजला चोर। अब चुन लीजिए, जनता कहती है यार उससे तो यही ठीक है, चलो इसको वोट कर देते हैं। तो ये जो विडंबनाएं हैं, बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए एमसीडी में भ्रष्टाचार अगर ईमानदारी से खत्म किया जाए तो खत्म हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता हो, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकारों की इच्छा शक्ति भी नहीं है। कोई हार का डर है, किसी को पैसे कमाने का, और ये जो चलन चल गया है ये बड़ा गंदा एक सिस्टम डेवलप हो गया है। दिल्ली की साफ सफाई की बात होती है, कहाँ साफ सफाई है? नालियां भरी पड़ी होंगी, कूड़े के अंबार लग रहे हैं, और निष्ठा से काम करते हैं। आनंद जी कह रहे थे 15 साल से काउंसलर निष्ठा से काम कर रहे हैं। अगर ऐसी निष्ठा से ही काम होता है तो उस निष्ठा की जरूरत नहीं है, फिर तो बिना निष्ठा के काम हो वो ज्यादा अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान था, उसको भी पलिता इस एमसीडी ने लगाया, कोई कार्रवाई की? नहीं की, क्योंकि मेरी पार्टी तेरी पार्टी, अरे भाई जनता किसी पार्टी की नहीं है, जनता तो सबकी है।
जनता तो सबकी तरफ देखती है। आपका अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, आपके राजनीतिक वैमनस्य हो सकते हैं, लेकिन उसमें जनता क्यों सफर करे? अगर कभी वक्त आता है तो जैसे अभी कह दिया हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कि हम कहते हैं कि डबल उसको सजा दो, पकड़ेगा कौन? तो नेताओं का जो चाल और चरित्र है लगभग एक जैसा हो गया, कोई फर्क नजर नहीं आता है। जनता विश्वास करती है। और आजकल मैं देख रहा हूं मुस्कान कि भविष्य संवारने के लिए आईएएस, आईपीएस सब नौकरियां छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इनमें कोई कैरियर नहीं है, कैरियर है तो राजनीति में है। कोई ना कोई तो कारण है। अगर देश की सेवा करनी है, देश का सेवा तो एक आम नागरिक रह के भी की जा सकती है। आईएएस रह के देश की सेवा नहीं की जा सकती, आईआरएस रह के देश की सेवा नहीं की जा सकती, लेकिन कैरियर, हर व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड है और सबको नजर आता है कि भाई जॉब है तो रिटायरमेंट भी होगा, तलवार भी लटकी रहेगी। तो सबसे अच्छा जो बिजनेस जो हो गया है, राजनीति एक व्यापार बन गई है। तभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब छोड़ के अपना राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं। और करें भी क्यों नहीं? देखिए राजनीतिक लोग 11-11 पेंशन ले सकते हैं, 5-5 पेंशन ले सकते हैं, और जो आदमी 40 साल सरकार की सेवा करता है उसकी पेंशन बंद कर दो। ये फैसला भी कौन लेता है? जो खुद 5 पेंशन ले रहा है। विडंबना देखिए इस देश की। बिल्कुल। और अपने लिए कोई कानून नहीं बनता, अपने वेतन भत्ते स्वयं तय कर लेंगे। दोनों पार्टी के मित्र बैठे हैं, कोई किसी देश में ऐसा सिस्टम है कि मैं अपनी सैलरी और वेतन भत्ते खुद तय कर लूं? महंगाई बढ़ती है क्या? जनप्रतिनिधियों के लिए बढ़ती है, जनता के लिए नहीं बढ़ती। जनता तो मात्र इन दोनों के बीच में फंसकर रह गई है उपाध्याय साहब, ये कहना भी गलत नहीं होगा। आप देखिए सफाई की बात, अभी आपने सफाई का जिक्र किया था। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर आती है पीडब्ल्यूडी विभाग, और एमसीडी की बात करें तो बीजेपी उस पर काबिज है। अब जब भी सफाई की बात कर ले तो इन दोनों पार्टियों में ये झगड़ा हो जाता है कि वो सड़क तो हमारे अंडर है ही नहीं, वो पीडब्ल्यूडी के अंदर है, वो एमसीडी के अंडर है। इस तरीके की बातें कही जाती है और जनता का जो विकास है वो इसी बीच रह जाता है। मैं आ रही हूँ पवन जी आपके पास, उससे पहले आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मुस्कान जी, तकनीकी रूप से बात करें तो 2012 में जब शीला दीक्षित जी ने, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जब एमसीडी को 3 पार्ट में बांटने का काम किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर उसका विरोध कर रही थी। और एक चीज ये भी मानने वाली बात है कि दिल्ली के मेयर का पावर मुख्यमंत्री के बराबर होता है, जो केजरीवाल जी को अच्छा नहीं लगता है। और अगर इसको हम एक करते हैं तो इससे फायदा होगा कि एक मेयर होगा, वो मेयर आपका भी बन सकता है, ये आप पार्टी का भी मेयर बन सकता है या बीजेपी का भी मेयर बन सकता है, ये एक संभावना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम 7-8 साल के हिसाब को अगर उठा लें तो एक सबसे बड़ा जो आरोप लगता नजर आता है आप पार्टी के ऊपर, वो ये नजर आता है कि नगर निगम के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो केजरीवाल जी ने रोक रखा है। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि कैग का रिपोर्ट जो है 2012 का जो कैग का रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया था कि 2060 करोड़ रुपए का कर्ज था। और ये तीनों कर्ज 2060 करोड़ रुपए का तीनों कर्ज वो 3 एरिया में बांटा गया था, जिसमें से साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली शामिल है। और अभी का कैग का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 2018 का, तो ये नजर आता है कि ईस्ट दिल्ली में केवल 1396 करोड़, साउथ दिल्ली में 381 करोड़ और ईस्ट दिल्ली का अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं मौजूद है। इतने कर्ज इनके ऊपर अभी बाकी हैं, इनके ऊपर बाकी हैं। जो 1,60,000 कर्मचारी जो इसके अंदर कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों के भी साथ समस्या ये आती है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में वो भी अछूते नहीं रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक है और कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है तो वो संविधान के दायरे में रहते हुए किया जा रहा है, संवैधानिक पद्धति है उसके अनुसार किया जा रहा है,
संविधान के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया है। आपको तभी ये इसको संवैधानिक पद्धतियां किया जा पहले रहा नहीं है। दिखी क्या? आपने कहा कि 2012 का आपने जिक्र किया, जब शीला दीक्षित जी थी तब उन्होंने इसको अलग अलग किया है, एमसीडी को भंग किया था, 3 भागों में बांटा था, बीजेपी ने मुखर होकर विरोध किया। 2014 से ही केंद्र में है बीजेपी की सरकार, उसके बाद से आपको 8 साल हो गए हैं, आपको 8 साल में एक बार भी इस बात की चिंता नहीं हुई क्या? अगर आपको इतना ही विरोध आपने किया था तो फिर आप जल्दी से इसको एक कर देते ना, इतनी लेट क्यों? देखिए मुस्कान जी, मैंने यही बात अपने प्रारंभिक चर्चा भी में कहा था कि हर कार्य को करने का एक समय आता है कि कब किस कार्य को करना है। और आपने देखा होगा अगर कि 2014 के बाद से जब भी सरकार आई है तब से हमारे देश में लगातार बदलाव हुए हैं, और उस बदलाव का ही नतीजा है जिसको हम एक नए हिंदुस्तान के रूप में आज कहते हैं। जो हम राष्ट्रीयता की बात है वो भी हम कहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको करने की इच्छा शक्ति होती है तो वो समय उसके लिए काउंटेबल नहीं होता है। वो करने का मकसद कितना सक्रियता के साथ आप निभाते हैं, तो कितने मकसद प्रतिष्ठा चुनाव के साथ टालने का था, करते हैं, जिस इसके ऊपर तरीके से निर्भर आम है। आदमी पार्टी कह रही है, यही समझ लिया जाए आपका मकसद? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे आम आदमी पार्टी को भी फायदा है और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा है। ये तो तय है। जो अभी आम जो आदमी 3 पार्टी मेयर को भी बनकर फायदा आ रहे है, हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा है। मैं फायदे की बात कर रही हूँ, जनता की। जनता को क्या फायदा है, कहाँ फायदा है, ये बता तो दें। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर एक मेयर होगा पूरे दिल्ली का, तो जो कार्य निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आएगी और वो अपने कार्यों को अपने हिसाब से तय समय के अंदर कर सकेंगे। और इसमें जनता का ही भला होना है। जो 3 पार्ट में जो दिल्ली को बांटा गया, इससे लगातार कांग्रेस को नुकसान हुआ है। उसके बाद से कांग्रेस कभी सत्ता का उन्होंने रुख नहीं किया है। तो ये भी मानने वाली बात है। जब दिल्ली इतनी बड़ी राजधानी के 3 मेयर हैं, तीनों को अलग अलग हिस्से दे रखे हैं, वो 3 मेयर जब दिल्ली का काम नहीं कर सकते तो फिर एक मेयर क्या ही कर लेगा? आनंद जी, देखिए ये वही बात हो गया कि अगर एक मिनट मुस्कान जी, ये वही बात हो गई मुस्कान जी कि अगर किसी स्टेट का एक सीएम है और एक सीएम अगर लगातार फैसले करता है तो वो स्टेट उसके कंट्रोल में आता है। ये मैंने यही बात कहा कि आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी और कितने दृढ़ता के साथ उस कार्य को निष्पादित बात तो वही है ना। मतलब ये समझ लिया जाए कि पिछले 8 साल में बीजेपी की इच्छा शक्ति जागी ही नहीं एनसीडी को एक करने की। ठीक है, मैं लौटूंगी। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी, देखिए मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ये वाली बातें सुन के। देखिए देश ना किसी के फायदे नुकसान से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। संविधान में लिखे लाइनों से देश चलता है। आज जो इनके काले कारनामे, इनके जवाब दे देता हूँ। देखिए आज जो बात कर रहे हैं कि 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार से लेने हैं, पिछले 3-4 साल से इनका एक ही लाइन है, वो 13,000 करोड़ रुपए ना कम हुए ना ज्यादा हुए, पैसे बड़े होंगे। ये जब 8-9 महीने पहले जब पैसे का किचकिच हुई तो दिल्ली सरकार और एमसीडी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में जाके कोर्ट ने पूछा बताओ भाई अपना अपना हिसाब बताओ किसको कितने पैसे लेने हैं। वहां पे एमसीडी दिल्ली सरकार से एक भी पैसा लेने की बात नहीं कर पाई, बोले हमें कोई पैसे नहीं लेने। तो ये तो कोर्ट में बात हुई है, ये टीवी डिबेट में बात नहीं हुई है। एक चीज। दूसरा, दिल्ली सरकार की हालत ऐसी है कि घर का एक बेटा पैसे कमाता रहे और दूसरा बेटा पैसे को उड़ाता रहे। ये हालत का सिस्टम दिल्ली में है। दिल्ली सरकार को केंद्र से 325 करोड़ रुपए मिलते हैं और उसमें दिल्ली सरकार अपने 69,000 करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू से 12.5% जो बनता है वो एमसीडी को देती है हर 3 महीने में। ये इनकी हालत है। अब सिस्टम क्या है, इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आज देखिए लेंटर माफिया है, एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऐसी हालत है डिपार्टमेंट की कि आप दिल्ली में आप एक मकान नहीं बना सकते बिना लेंटर माफिया को चढ़ावा चढ़ाए। ये आज इनकी हालत है। सफाई की हालत है कि आज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मनोज तिवारी जी ने अपने सांसद निधि से ई रिक्शा खरीदे थे कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन वो ई रिक्शा सड़ गए, उनके पास ड्राइवर नहीं पैदा हुए उनको ई रिक्शा को लेके जाने के लिए। ये इनकी हालत है। कूड़े के ढेर लग गए, कूड़े के ढेर के लिए क्या करते हैं, 5 करोड़ रुपए की मशीन आती है, उसकी कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए, लेकिन उन्होंने कूड़ा खत्म करने के लिए मशीन लगाई, उसका किराया कितना दिया होगा, 17 करोड़ रुपए के आसपास। समझ रहे हैं? एक सड़क पीडब्ल्यूडी की भी ऐसे बता दीजिए जहाँ पर पूरे तरीके से सफाई हो। पवन जी, पीडब्ल्यूडी के तहत जो सड़कें आती है, कोई एक सड़क बता दीजिए जिससे पूरे तरीके से सफाई हो, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर हो। नहीं, एक चीज मैं और चीज कर दूं, दिल्ली में साफ सफाई की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी या दिल्ली सरकार की किसी डिपार्टमेंट की नहीं है। साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एमसीडी की है। ये थोड़ा चीज क्लियर कर दूं मैं। दूसरा, लेकिन बीजेपी तो ये बात साफ कहती है कि जो भी स्लम एरियाज है वो पीडब्ल्यूडी के तहत आते हैं और वहां की सफाई व्यवस्था भी आम आदमी पार्टी के अंडर आती है। नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए सड़कें जो बनती हैं, चौड़ी सड़कें जो हैं वो दिल्ली सरकार की हैं, छोटी सड़कें स्लम एरिया और सारे जाते हैं एमसीडी के हैं। लेकिन पूरी दिल्ली की साफ सफाई की जिम्मेदारी चाहे कहीं का भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता ही इसलिए उनको नालियां, गलियां, रोड सफाई करनी हो। ठीक है, चलिए ठीक है। इस पर मैं एक बार आनंद साहब की छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मैं आ रही हूँ पवन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। 5 सेकंड दीजिए बस। चलिए ठीक है, बताएं पवन जी, बताएं जल्दी, अपनी बात रखें। हाँ, मैं एक बताना चाह रहा हूँ, देखिए दिल्ली की जनता को छोड़ दीजिए, भाजपा की एमसीडी ने अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा। इनको केंद्र सरकार से स्वच्छ भारत अभियान के तहत पैसा मिलता है हर साल। पिछले साल इनको 40.6 करोड़ रुपए के आसपास शौचालय बनाने के लिए मिला था। उससे पूरी दिल्ली में एक भी शौचालय नहीं बन पाया और पैसे गए कहाँ? भाई, जो अपने प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री के सगे एमसीडी नहीं हो सकती तो दिल्ली के लोगों के लिए क्या सगे होंगे? भ्रष्टाचार का कुआं है, ये कुआं भर चुका है। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि भाई ये बहुत हो गया, 15 साल इन्होंने देख लिया, कूड़ा कर दिया, पूरा भ्रष्टाचार कर दिया। अब आम आदमी पार्टी को लोग मौका देना चाहते हैं। दिल्ली के स्कूल की बात हम करें, दिल्ली के स्कूल की सराहना पूरा देश करता है, पूरा विदेश करते हैं। लेकिन आपको डाटा बताता हूँ, पिछले साल दिल्ली के एमसीडी स्कूल के 2,20,000 समय की कमी है पवन जी, मैं डाटा पर थोड़ा सा नहीं जा पाऊंगी। सरकार में एडमिशन ले लिया उन्होंने, समय की कमी है मेरे पास। राहुल आनंद जी, आपसे मैं छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद मैं उपाध्याय साहब के पास जाना चाहूंगी। जिस तरीके से पवन जी ने कहा कि पूरे दिल्ली की जो साफ सफाई है, चाहे वो स्लम एरियाज हो, चाहे वो कोई भी सड़कें हो, साफ सफाई की व्यवस्था एमसीडी के तहत आती है। लेकिन एमसीडी जो है, बीजेपी इस बात से लगातार नकारती है कि स्लम एरिया की जो भी साफ सफाई है या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पीडब्ल्यूडी के तहत आती है। लगातार ये बातें बीजेपी द्वारा कही जाती है। मुझे लगता है मुस्कान जी कि कभी भी किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले अच्छा ये होता कि सारे लोग अपने अपने अधिकारों को पढ़ लें और उसके तहत आए। जब आप विफल होते हैं तो अपनी असफलता का पिटारा किसी और के सिर पे फोड़ते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप दिल्ली के अंदर देखें तो यही कंफ्यूजन रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को अगर निष्पादन करती है तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला या जितने भी प्रकार की चीजें खोली, और आज आपने देखा कि उन सारी चीजें इनकी विफल होते जा रही हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप से अच्छा होगा कि आप जनता का भला का कार्य करें और आप हम पे आरोप, आप वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस करती थी। आप नामदार वाली बात कर रहे हैं, कामदार वाली कार्यों को आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक यह होगा, और मेरा एक सुझाव भी होगा कि अपना अपना कार्यों का निष्पादन सारी राजनीतिक पार्टियां करें। जनता समझती है और समझदार है कि उसको क्या करना है। और जहां तक एमसीडी को एक करने की बात है तो वो करने की प्रक्रिया संवैधानिक है और उससे ना मैं अलग हूं, ना आप पार्टी अलग है, ना हमारी पार्टी अलग है। इसलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका सम्मान करते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्यों को किया जा सकता है। ठीक है, चलिए उपाध्याय साहब, देखिए वो बात जो मैं कह रही थी बार बार, वो बात फिर से यहाँ सामने आ गई है। ना तो पवन जी को पता कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, और ऐसा लगता है ना आनंद साहब जो है वो उनको बता रहे हैं। दोनों में से किसी को ये साफ है ही नहीं कि उनके अधिकार क्षेत्र में सफाई व्यवस्था है कहाँ। झगड़ा इतना सा है कि 15 साल से ये कमा खा रहे हैं एमसीडी में, हम क्यों नहीं कमा खा रहे? ये हमारा अधिकार हो, पैसा जो जा रहा है भ्रष्टाचार में हमारे पास आएगा। 15 साल की एक उपलब्धि बता दें, 15 साल में बीजेपी की कोई उपलब्धि है? निगम में क्या उपलब्धि है? 15 साल से आप निगम में कार्य कर रहे हैं, और नाली हो, सफाई व्यवस्था हो, मेन वही है। तो ऐसे क्या कारण है कि हम सैली तक नहीं दे पा रहे हैं? गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, पूरी दिल्ली नर्क बनी हुई है। कोई ना कोई तो रीजन होगा। पैसा आता है, सैलरी मिल नहीं पाती लोगों को। और देखिए, जब भ्रष्टाचार नाम की दीमक जब किसी डिपार्टमेंट में लग जाती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। चाहे वो प्रधानमंत्री का पैसा है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पैसा है, चाहे वो एमसीडी का पैसा है। पैसा पैसा पैसा, मैंने कहा ना, ये व्यापार हो गया। और व्यापार जब हो जाता है तो सिर्फ फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं होना चाहिए। और नुकसान होता है तो दुख होता है। तो आज भी बीजेपी एमसीडी में है, फायदे में है। अब ये फायदा भी अगर छिन जाएगा तो दुख होना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी का फर्क, नया हिंदुस्तान बना रहे हैं। 15 साल में दिल्ली में भी कुछ बना देते
तो जनता को लगता, पिछली बार इन्होंने काउंसलरों को बदल दिया कि ये ठीक नहीं है, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, नए आए वो उससे भी ऊपर निकले, वो और सुपर निकले, और एक पार्टी के नहीं है, इन्हीं के नहीं है। गीता रावत जीता जागता उदाहरण है, जिसके बारे में अभी मित्र कह रहे हैं कि सरकार काम, एजेंसियां तो काम करेंगी, कहाँ कहाँ एजेंसियां काम करें, आरोप सिद्ध नहीं हुए। नहीं सिद्ध तो किसी पे, सिद्ध देखिए सिद्ध किस पे हुए किस पे नहीं हुए, ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट का मामला। इस चीज को रिपीट करना वो ठीक नहीं है, वो कोर्ट का मामला है, अभी केस चल रहा है, बार बार इस चीज को रिपीट करना मुझे आपत्ति इस चीज पे है। यही चीज बीजेपी कहे कि मेरे नेताओं पे अभी प्रूव नहीं हुआ है, हम उनको बचा नहीं रहे, लेकिन ये देखो हम बचा नहीं रहे, आप बचा रहे हैं, और बचाना क्या होता है? नहीं देखिए, हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे। मैंने उनको एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई वो सही है गलत है, कोर्ट तय करे, सारी एजेंसियां तय करे, एजेंसी है ना, तो मैं ही फैसला नहीं दे रहा, मैं कोई कोर्ट हम बचा नहीं रहे किसी को। प्रथम दृष्टया चीजें आ रही हैं, सबसे पहले मानते हैं लेंटर पैसे लिए जाते हैं, राजनीति में है आप, लेंटर का पैसे काउंसिल लेता है नहीं लेता, ऑब्वियसली बात है, ये तो पूरी दिल्ली जानती है। भाजपा के सांसद को रमेश बदूरी जी अगर सभा में खड़े होकर ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि दिल्ली में जब कोई आदमी ईंट डालता मकान बनाने के लिए तो लेंटर वाले और एमसीडी वाले पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो तरफ से भाजपा के लोग भी है, पूरी दिल्ली तरफ से। अब उस लेंटर माफिया को, पार्किंग माफिया को, इन सबको खत्म करने का वक्त है। देखिए वो ये नहीं देखा जाता आम आदमी पार्टी का है या बीजेपी का है, पार्षद है, मैं पार्षद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर पार्षद का चरित्र वही है। बिल्कुल। कौन सा पार्षद है जिसके इलाके में लेंटर के पैसे नहीं लिए जाते? तो एक पार्षद है, ठीक है, सिंगल पार्षद नहीं मिलेगा, हर पार्षद ले रहा है। ठीक है, समय बीता जा रहा है। राहुल आनंद जी, आपके आखिरी कमेंट में पूरे मसले पर चाहूंगी। आ रही मैं पवन जी। देखिए मुस्कान जी, मैं पुनः अपनी उसी बात पे केंद्रित रहूंगा कि किसी भी हालात में अगर एमसीडी के माध्यम से दिल्ली की जनता का अगर विकास होता है तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये लोकतंत्र की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जब हम चुनकर आते हैं तो विपक्ष में होने की वजह से एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन इसमें जनता का भला का भी ध्यान रखना है और एक पहल की अगर शुरुआत की जा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। जी ठीक है, पवन जी आखिरी कमेंट आपका भी। देखिए हमारा मानना ये है कि कोई हारे कोई जीते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं देश की जो है, संविधान ने जिनको ताकत दे रखी है उनके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपको संशोधन लाना था, ले आते, हमें संशोधन के खिलाफ नहीं है, आप समय रहते ले आते जिससे कि कोई प्रक्रिया बाधित नहीं होती। आप ये चुनाव के बाद भी कर सकते हैं, चुनाव तय समय पे हो जाएं, दिल्ली जनता जिसको चुने उसके बाद ठीक कर लीजिए। आज हमको रिफॉर्म्स जो हैं सिर्फ एमसीडी को एक करने से नहीं, हमको रिफॉर्म्स नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह करने पड़ेंगे ताकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा खत्म हो जो 15 साल में बन के यहाँ तैयार हुआ है, उसको हमको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और हम आज भी एक मांग करते हैं कि तय समय पे चुनाव हो, और अगर भाजपा में हिम्मत है तो इलेक्शन करा के दिखाए तय समय पे, उसके बाद रिफॉर्म्स लेके आ जाए। दिल्ली जनता समझदार है, जिसको तय करेगी दिल्ली जनता मौका दे देगी। हमारी सिर्फ मांग इतनी है बस। ठीक है, चलिए उपाध्याय साहब आपका भी आखिरी कमेंट में पूरे मसले पर चाहूंगी। देखिए मैं फिर वही कहूंगा मुस्कान जी, कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा ये कोई नहीं बता। हर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और मैंने कहा ना कि एक भी पार्षद ऐसा नहीं है जो लेंटर के पैसे न लेता हो। ईमानदारी की सब कस्में खाते हैं, लेकिन कौन कितना ईमानदार है जनता जानती है। सब भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला आज भी पैसे ले रहा है बिना उसके, वो पैसे तो आप कहाँ भ्रष्टाचार। नारा बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुनने में कानों को बड़ा कर्ण प्रिय लगता है, लेकिन पटवारी पैसे ले रहा है, पुलिस वाला पैसे ले रहा है, काउंसलर पैसे ले रहा है। क्या हो गया इस देश को कि सब ईमानदार होते हुए भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। वो कह रहा है 3000 करोड़ रोक लिए, वो कह रहा है 13,000 करोड़ रुपए रोक लिए। मजाक बना दिया है सिस्टम को।
और सफर कौन कर रहा है? जनता सफर कर रही है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा इसमें फंसती पिसती जनता- नजर आती है, तो जनता पिसती नजर आती है। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस मसले पर अभी भी राय बरकरार है, आज लोकसभा में ये बिल पेश होने जा रहा है। एकीकरण ये बिल है। हालांकि पहले जब 2012 में इसको अलग अलग किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था, उसके बाद से अभी तक कोई भी विकास ऐसा अलग करने का कोई फायदा नहीं दिख पाया है दिल्ली में। लेकिन अब एक बार फिर से इसका यूनिफिकेशन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि अब ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है लोकसभा में, ये पास होता है या नहीं। उसके बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो किस तरीके से उसके बाद एकीकरण जो है, चुनाव कब होंगे और एकीकरण का फायदा दिल्ली की जनता को मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।